हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। दिस इज कृष्णा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इस चैप्टर को पढ़ते हो ना तो बहुत दिमाग में क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी भी लगता है कुछ लोगों को लगता है कि बहुत टफ है और कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आता। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक को इतनी इजी लैंग्वेज में डिलीवर करूंगा कि आपके अंदर एक पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि एक्चुअल में डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड होती क्या है। ठीक है, आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ो तो दिमाग में एक बात अपने ध्यान में रखो कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे, उसको अच्छी तरीके से तैयार नहीं करोगे, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके लिए हमेशा एक डाउट ही रहेगा। तो आज की वीडियो में हम इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि एक्चुअल में डिमांड क्या होती है और लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डिमांड एक्चुअल में होती क्या है। कुछ लोग डिमांड का मतलब मांग से समझते हैं या यूं कहते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को मांगना ही उनकी डिमांड होती है। ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में डिमांड का डिफरेंट मीनिंग होता है। डिमांड जो होती है वो एक्चुअल में क्या है, इसको समझने के लिए पीछे एक डेफिनेशन मैंने लिखी है और उसको हिंदी और इंग्लिश यानी कि बाइलिंगुअल दोनों में लिखी है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपसे और जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चों को मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए या कुछ बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में पढ़ाइए। देखो, ये बाइलिंगुअल है, फोकस दोनों ही लैंग्वेजेस पे रहता है। मैं इतनी इजी लैंग्वेज ही इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ नहीं पाए हो तो चाहे इंग्लिश में पढ़ रहे हो चाहे हिंदी में पढ़ रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो लैंग्वेज बैरियर नहीं बनेगी। ठीक है, तो डिमांड की मीनिंग समझते हैं, फिर समझते हैं कि डिमांड एक्चुअल में है क्या, फिर हम लॉ ऑफ डिमांड की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर साफ साफ देखने को मेंशन है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि डिमांड होती क्या है एक्चुअल में। यहां मैंने लिखा है डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। यहां पर ध्यान देना है, इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। डिमांड, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करना क्या होती है, साफ साफ देखो लिखा हुआ है डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करना इज द क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी को डिनोट करती है उस गुड्स की जिसकी आप डिमांड कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी को डिनोट करती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर प्राइस पर कोई कंज्यूमर खरीदने को तैयार होता है। ठीक है, यहां तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है, बार बार ध्यान देना, वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी विशेष समय पर किसी विशेष कीमत पर खरीदने को तैयार होता है। यानी कि क्वांटिटी जो है, डिमांड जो है एक्चुअल में वो किसी ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है किसी गुड्स एंड सर्विसेज की जो मैं मांग रहा हूं, जिसको कोई कंज्यूमर खरीदने को तैयार हो, यानी कि प्रिपेयर है वो, उसको मिली गुड्स तो वो खरीद लेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस पर और एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इतना ऐसा क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो समझते हैं इसको। यहां पर ध्यान से देखना, पहली चीज तो कॉमोडिटी की क्वांटिटी को डिनोट करता है। डिमांड जो होती है वो क्वांटिटी को बताती है, बात समझ में आ गई। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर टाइम। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अगर तुम इसको स्किप कर गए तो समझ लो कि पूरा का पूरा टॉपिक तुम समझ नहीं पाओगे। जब भी तुम लोग पढ़ते हो ना तो तुम लोग बस बुक उठाते हो और रट्टा मार लेते हो, और रट्टा मारने के बाद तुम लोग बस अपने दिमाग में उस चीज को कूड़े की तरह भर के रखते हो। बट ध्यान रखो, समझ के पढ़ोगे तो बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये तीन चीजें जो मैं मेंशन की है यहाँ पे, पहली चीज तो क्वांटिटी, दूसरी पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, इसको समझाता हूं कि एक्चुअल में ये तीन चीजें इस पूरी डेफिनेशन में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, वहां पर तीन चीजें तुमने पढ़ी। पहली चीज तो किसी क्वांटिटी की बात की जा रही थी, किसकी बात की जा रही थी, क्वांटिटी की बात की जा रही थी। ठीक है, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, उस गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी तुम डिमांड कर रहे हो उसकी कोई क्वांटिटी, कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर तुम शुगर की डिमांड कर रहे हो तो पूरे कंट्री में जितनी शुगर है सबकी डिमांड तुमने खरीदने के लिए तैयार हो, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब हिंदी में कहते हैं ना पर्टिकुलर, विशेष, मतलब जितनी तुम खरीद रहे हो वो तुम्हारे लिए पर्टिकुलर है, यानी कि तुम्हारे लिए विशेष मात्रा को डिनोट कर रही है या यूं कहे प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो मात्रा की बात की जा रही है, यानी क्वांटिटी स्पेसिफिक होगी, 1 किलो 2 किलो 3 किलो जितनी भी तुम खरीदना चाहते हो। दूसरी चीज तुम्हारा था
पर्टिकुलर टाइम। क्या था तुम्हारा? पर्टिकुलर टाइम। अब ये पर्टिकुलर टाइम की बात क्यों कह रहा है? यानी कि हिंदी में समय विशेष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? समय विशेष की बात कर रहा है। ध्यान से समझना, समय विशेष का क्या मतलब है। जब हम डिमांड करते हैं तो उसमें किसी पर्टिकुलर टाइम की क्यों वैल्यू है। तीसरा पॉइंट हमारा था पर्टिकुलर प्राइस या मूल्य विशेष। मूल्य विशेष, ये चीज तो मैंने तुमको समझा दी कि तुम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की डिमांड करोगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जितनी भी हैं वो सबकी सब तुम्हारी है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड है हर चीज, तुम्हारे रिसोर्सेस लिमिटेड है। जो इकोनॉमिक्स का बेस है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम सब कुछ खरीद लो, हर चीज खरीद नहीं पाओगे तुम। ठीक है। दूसरी चीज है पर्टिकुलर टाइम की बात हो जा रही है, तो पर्टिकुलर टाइम को समझते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे ही कोई डिमांड को क्यों कहा जा रहा है कि वो डिमांड कही जाएगी। तो देखो भाई, पर्टिकुलर टाइम का मतलब ये होता है, अब ये जो 3 पॉइंट है ये समझ में आ गया। ये जो 2 पॉइंट है ये नेक्स्ट स्लाइड जब हम पढ़ाएंगे ना, अभी आपको जो नेक्स्ट स्लाइड उनसे रिलेट करना है इसको, कि एक्चुअल में जो मैंने यहां समझाया वहां जो बोल रहा हूं वो दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर टाइम का मतलब ये होता है कि तुम कभी भी हर टाइम पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के काबिल नहीं होते हो। तुम एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब तुम उस चीज को परचेस करने के लिए तैयार हो जाते हो। और ये पर्टिकुलर टाइम कब आता है ये नेक्स्ट स्लाइड में जो 3 पॉइंट्स हैं उसमें मेंशन करने वाला हूं। ठीक है। तो हमेशा तो तुम तैयार नहीं हो किसी चीज को खरीदने के लिए। तीसरी चीज, एक पर्टिकुलर प्राइस की बात की जा रही है। जैसे तुम हमेशा तैयार नहीं हो खरीदने के लिए, वैसे तुम हर प्राइस पे तैयार नहीं हो खरीदने के लिए। क्यों नहीं हो तैयार खरीदने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं ध्यान से समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि इन 3 वर्ड्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर हम देखेंगे अब। ठीक है। यहां पर तो ये आपको समझ में आ गया कि डिमांड की डेफिनेशन क्या थी। एक्चुअल में डिमांड, अभी मैं लॉ ऑफ डिमांड पे नहीं बढ़ रहा हूं, अभी मैं डिमांड समझा रहा हूं, डिमांड क्या होती है एक्चुअल में। ठीक है। तो अब इसको समझ लो कि डिमांड में ये 3 वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे ना वहां पे, अब यहां पे समझो कि ये 3 वर्ड्स एक्चुअल में है क्या। सबसे पहला वर्ड यहां पे क्या लिखा हुआ है? डिजायर और वांट ऑफ द कमोडिटी। दूसरा वर्ड है हमारा एबिलिटी टू पे, एंड द थर्ड वन इज विलिंगनेस टू पे। अब ये तीनों वर्ड्स हैं क्या एक्चुअल में? सर एक्चुअल में समझना ये है तुम्हें कि ये 3 चीजें मिल करके डिमांड वर्ड जो है ना आपका, डिमांड क्रिएट करती हैं। या यूं कहें कि एसेंशियल, साफ साफ लिखा हुआ है एसेंशियल थिंग्स फॉर डिमांड, कि डिमांड को करने के लिए वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जरूरी हैं। जब तक वो नहीं होंगी डिमांड नहीं क्रिएट होगी। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड मार्केट में क्रिएट नहीं होगी जब तक ये 3 चीजें आपके सामने नहीं होंगी। ठीक है। एक एक करके समझना। अब देखो क्या चीज है। पहला है डिजायर और वांट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कहने का मतलब यह है कि जो कंज्यूमर है सबसे पहले तो उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, उसके अंदर चाहत होनी चाहिए, उस चीज की डिजायर होनी चाहिए उसके अंदर कि मुझे ये गुड्स एंड सर्विसेज पर्टिकुलर चाहिए। ठीक है। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं चाहिए, और अगर वो चाहिए ही नहीं, तुम्हारा एक मेंटल कंडीशन ऐसा है कि तुम उस चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, तो तुम उसकी डिमांड क्यों करोगे भाई? करोगे क्या? अब सपोज करो जितने भी स्टूडेंट हो, बचपन में हम बहुत सारे खिलौने खेलते थे ना। अगर मैं आज बोलूं कि आज आपको वो खिलौने दे दूं, आपको वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर बचपने के टाइम पे ही आपके लिए जरूरी थे, अच्छा लग रहा था, खेल रहे थे। लेकिन मैं कहूं कि यार एक बुक ले लो या फिर एक खिलौना ले लो, तो आप खिलौना नहीं लोगे, आपको नहीं जरूरत है। तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में वो चीज होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में उस चीज की डिजायर होनी चाहिए कि मुझे ये गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? अब मान लेते हैं मेरे दिमाग में ये आ गया कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, तो सेकंड चीज जो मेरे लिए अभी भी मुझे रोकेगी डिमांड करने से, विच इज एबिलिटी टू पे। सेकंड चीज मैं ये चेक करूंगा कि मार्केट में उसका प्राइस क्या है। अब जब मार्केट में उसका प्राइस चेक कर लिया मैंने, तो जब तुम्हें पता चल गया कि मार्केट में उसका प्राइस है क्या, तो तुम ये चेक करोगे कि क्या मैं इतना प्राइस पे कर पाऊंगा या नहीं पे कर पाऊंगा। विच मीन्स एबिलिटी टू पे, यानी कि पे करने की जो आपकी क्षमता है, जो एबिलिटी है, ठीक है, जो आपके पास एबिलिटी है पे करने की, वो आपको रोकेगी। क्योंकि मान लेते हैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज आपको चाहिए जो मार्केट में 100 रुपीज की बिक रही है, और आपके पास अभी 50 रुपीज हैं, तो आप उसकी डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपके पास 50 रुपीज कम है। जब ये हो जाएंगे तब कहा जाएगा कि आपकी अब क्षमता हो चुकी है पे करने की। ठीक है।
आपके पास इतना पैसा है कि आप उसको खरीद सकते हो, अभी खरीदे नहीं हो, सकते हो, ध्यान से समझना। थर्ड वन इज आपका है विलिंगनेस टू पे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय विलिंगनेस टू पे? एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे में क्या अंतर है? एबिलिटी टू पे जो है ना, वो आपकी एबिलिटी को शो कर रही है कि आपके पास इतनी है पावर या नहीं, इतनी आपके पास क्षमता है या नहीं खरीदने की। लेकिन वही विलिंगनेस टू पे ये बताती है कि क्या आप सच में इतनी गट्स रखते हो कि आप उसको खरीद लोगे। मैंने कहा एबिलिटी टू पे, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, मैं कोई भी कार खरीद सकता हूं, चाहूं तो अभी बैठे बैठे कोई भी कार खरीद सकता हूं, लेकिन मैं नहीं खरीद रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी विलिंगनेस मुझे अलाउ नहीं कर रही है, मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही है कि यार ले लूं जा करके, है ना। तो ये विलिंगनेस का मतलब क्या है? विलिंगनेस का मतलब है कि सामने सामने भुगतान करने की तत्परता का मतलब ये है कि आप कितने ज्यादा उस पर टिके हुए हो, नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ कि ये तीनों में से कोई भी एक गायब हो जाए तो नहीं हो सकता। पहली चीज, मान लेते हैं किसी गुड्स एंड सर्विसेज को आपको खरीदने की इच्छा है, आपके दिमाग में है कि यार मुझे ये गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि आपके पास एबिलिटी टू पे भी है, आपके पास पैसा भी है, इतना पैसा भी है कि आप खरीद लोगे, लेकिन अभी अभी वो चीज खरीद नहीं रहे हो। उसका रीजन क्या है? विलिंगनेस नहीं है आपके अंदर। आपके अंदर वो, ये या यूं कहें कि ये जो डिजायर और वांट है, ये अभी नीड में नहीं कन्वर्ट हुई है। किस में नहीं कन्वर्ट हुई है? नीड में नहीं कन्वर्ट हुई है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो आप सिनोनिम्स लिख रहे हो, नीड वांट डिजायर। नहीं बेटा, आप आप प्रैक्टिकल लाइफ में इन तीनों वर्ड्स को एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट या यूं कहें एक दूसरे के सिनोनिम्स के तरीके से यूज कर लेते हो, ठीक है। डिजायर, वांट और नीड, आवश्यकता और इच्छा, ठीक है, इन दोनों को आप सिमिलर वे में यूज कर लेते हो, बट इकोनॉमिक्स में दोनों में डिफरेंस है। नीड का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में बेसिक नेसेसिटीज, या यूं कहें कि रोजमर्रा की बेसिक नेसेसिटीज, समझते हो, रोटी कपड़ा मकान जो होता है, जो हमें जिंदा रहने के लिए एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, जो हमें सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए चाहिए ही चाहिए, उसे कहते हैं नीड। अब नीड क्या है? यहां पर मैंने जो एग्जांपल दिया ना कि आपको किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की इच्छा है, एबिलिटी टू पे भी है, बट खरीद नहीं रहे हो क्योंकि विलिंगनेस जो है ना वो नीड में नहीं कन्वर्ट हुई है। अभी आपके अंदर नीड नहीं आई है। बहुत सारी चीजें लाइफ में चाहिए, एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बहुत सारी चीजें लाइफ में चाहिए, तुम्हें चाहिए एक सुपर बाइक हो जाए, तुम्हें चाहिए ये हो जाए वो हो जाए, इच्छा है, लेकिन एबिलिटी टू पे नहीं है, अभी इतने पैसे नहीं है कि खरीद सकूं। तत्परता है कि मतलब अगर पैसा आ जाए तो मैं फट से खरीद लूंगा, लेकिन अभी एबिलिटी टू पे नहीं है तो नहीं कर पाओगे। मान लेते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चाहिए और एबिलिटी टू पे भी है आपके पास, खरीदने की वो भी है, लेकिन अभी वो इतनी ज्यादा, अभी आपको वो मेंटली इतना परेशान नहीं कर रही हैं कि आपका कोई काम रुक रहा है उसकी वजह से। तो विलिंगनेस टू पे नहीं है, इसका मतलब अभी वो नीड में नहीं कन्वर्ट हुई है, अभी इच्छा है। इच्छा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इच्छा होती है कि सिंगापुर घूम लूं, इच्छा होती है अमेरिका घूम लूं, इच्छा होती है ये कर लूं, इच्छा होती है वो कर लूं, बट नहीं कर रहा हूं। क्यों? मेरा कोई काम नहीं रुक रहा है, उससे मेरा काम चल रहा है और मैं इजीली सब चीजें कर पा रहा हूं। जिस दिन मेरा काम, कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्क मेरा रुकने लगेगा कि यार ये चीज मेरे पास होगी तो मेरा काम चल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, वरना मेरा काम रुक जाएगा, मैं उसी दिन उस चीज को डिमांड में क्रिएट कर दूंगा। देखो, डिजायर ये मेंटल कंडीशन है जो कभी भी क्रिएट हो सकती है आपके दिमाग में कि यार मुझे ये भी चाहिए, ठीक है, ये क्रिएट हो सकती है। एबिलिटी टू पे, बेसिकली एबिलिटी टू पे का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू पे का मतलब होता है ये पर्टिकुलर प्राइस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पर्टिकुलर प्राइस की बात कर रहा है। एबिलिटी टू पे का मतलब पर्टिकुलर प्राइस है, उस पर आप डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये खरीदना है और मैं खरीद सकता हूं। विलिंगनेस टू पे क्या कह रहा है? पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है। विलिंगनेस टू पे मैंने कहा था ना कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप खरीद नहीं रहो, यानी कि वो पर्टिकुलर टाइम जो आपके लिए विलिंगनेस को नीड में कन्वर्ट कर दे वो अभी नहीं आया है, इसलिए आप उसको नहीं खरीद रहे हो इजली। अच्छा था ना, समझ में आया? देखो अगर तुम्हें समझ में आया ना तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट किया करो, मुझे पता तो चले कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं इतनी मेहनत करता जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए वहां जाकर के बताया करो कि हाँ ये चीजें समझ में आ गई सर। अब समझ में आ गया ये तीन वर्ड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थे पिछले वाले उसमें भी, और यहाँ पर एसेंशियल्स ऑफ एसेंशियल थिंग्स फॉर डिमांड, इनको क्या बोला जाता है? एसेंशियल थिंग्स फॉर डिमांड। यानी कि ये सारी चीजें जो यहाँ पे दी रखी हैं ये किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को क्रिएट करने के लिए बहुत एसेंशियल है, बेसिक्स हैं ये। क्या है ये? बेसिक्स, बिना इसके नहीं क्रिएट होगी। आगे बढ़े दोस्तों, चलो अब देखो हम क्या देख रहे हैं। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? एसेंशियल्स पढ़ा दिया, डिमांड की मीनिंग समझा दी कि सर डिमांड होता क्या है बेटा। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बताया हूं इकोनॉमिक्स को पढ़ने का तरीका, सबसे पहले किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले उसका स्टेटमेंट पढ़ो, उसके स्टेटमेंट में ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें उसमें समझ में ना आ जाए। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि उसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं,
स्टेटमेंट से ही तुम्हें क्रिटिसिज्म समझ में आएंगी, स्टेटमेंट से ही तुम्हें उसकी एजम्पशन समझ में आएंगी। बेसिकली अगर किसी भी लॉ का आपको स्टेटमेंट पता चल जाए तो आपको पूरा का पूरा लॉ समझ में आ गया। ये मेरा मानना है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम भी मानो यही, हो सकता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो कि सर मुझे पढ़ने से स्टेटमेंट समझ में नहीं आता पूरा लॉ। लेकिन जब तुम किसी भी बुक को पढ़ने लगोगे, जब उसके कंटेंट को समझने लगोगे, तुम्हें ये अक्सर मिलेगा कि जितनी चीजें तुमने इसमें पढ़ी वो सारी की सारी तुम्हारी डेफिनेशन में पहले ही बोल दी गई थी। डेफिनेशन का मतलब ही क्या होता है? सागर को गागर में भरना है तुम्हें। इट्स ऑल अबाउट क्या है तुम्हारा? ओशन इन द पॉट, यही तो है। पूरे सागर को तुमने एक गागर में भर दिया, यानी कि सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को निकाला और उसको उठा करके एक दो लाइन में क्रिएट कर दिया ताकि पूरा ओवरव्यू, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने से समझ में आ जाए। इजी है ना? पढ़ते हैं, चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम और कांस्टेंट। बार बार हर लॉ में तुमको ये स्टेटमेंट देखने को मिलता है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में देखने को मिलता है ना। तो क्यों बार बार इसको भूल जा रहे हो? इसको याद कर लो। जब कोई चीज लाइफ में बार बार हो रही है तो उसको याद कर लो ना, क्या दिक्कत है? मैंने तुमको पहले भी बोला था, अभी भी बोला हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? सेटरिस पेरिबस। क्या लिख सकते हैं? सेटरिस पेरिबस। इसका मतलब ये होता है कि इतना नहीं लिखना है ना तो सिर्फ इतना लिख दो। इसका मतलब होता है व्हेन ऑल थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि एक लाइन को मुझे एक वर्ड में लिखना है तो क्या लिखना है? सेटरिस पेरिबस। व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब तुमको मैंने जो बताया ना कि तुम्हारी डेफिनेशन में ही सब कुछ छिपा होता है, आज तुमको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सारी चीजें डेफिनेशन में कैसे छिपी होती हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यही है लॉ, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, या यूं कहें डिमांड का जो लॉ है वो यही है। ये बता रहा है व्हेन अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि जब अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, यानी उल्टा, तुम इधर भागोगे तो मैं इधर भागूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, तुमको समझाते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। चलो भाई, इसका मतलब समझ लो स्टेटमेंट, और यहीं से तुमको सारी की सारी मैथ समझ में आ जाएगी कि इस पूरे सिद्धांत का मतलब क्या है। देखो भाई, इनवर्स रिलेशन की बात बोली है, इनवर्स रिलेशन की बात बोली है या नहीं बोली है? यानी कि विपरीत संबंध है, विपरीत संबंध की बात बोली है। विपरीत संबंध का मतलब होता है दोनों ही फैक्टर एक दूसरे के उलट हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड बेसिकली का मतलब होता है, देखो क्यूडी का मतलब होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज तुम खरीदना चाह रहे हो उसकी बेसिकली कितनी क्वांटिटी तुम डिमांड करोगे। तो अगर उसके प्राइस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड कम कर दोगे, और अगर प्राइस घट जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। यही रिलेशन है, और इसी रिलेशन को कहते हैं ऑपोजिट रिलेशन। क्या कहते हैं? ऑपोजिट रिलेशन। बात समझ में आ गई भैया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑपोजिट रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दूंगा, प्राइस घटेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दूंगा। कौन बढ़ा देगा? कंज्यूमर बढ़ा देगा, क्योंकि वही अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें खास हैं। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें बहुत जरूरी हैं समझनी। यहीं से तुम क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, यहीं से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे। ठीक है सर, आपने कहा कि व्हेन अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। फिर आपने ये समझाया कि प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और प्राइस घट जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। यही समझाया? हाँ यही समझाया। गलती क्या करोगे तुम लोग? तुम में से कुछ बच्चे इनवर्स रिलेशन याद रखोगे, ये भूल जाओगे कि सर ने पहले क्या घटाया बढ़ाया। तो सर ने पहले प्राइस को चेंज किया है, याद रखना बेटा, पहले प्राइस को चेंज किया है सर ने। क्यों?
क्योंकि पहले प्राइस चेंज होगा, फिर इसका इफेक्ट देखेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड पे। पहले क्वांटिटी डिमांडेड नहीं चेंज कर देना, कहीं ऐसे मत लिख देना कि क्वांटिटी डिमांडेड अगर किसी चीज, सॉरी, अगर यहां पर अगर मैं बोलूं कि क्वांटिटी डिमांडेड किसी चीज की बढ़ जाए तो इसका मतलब उसका प्राइस घट जाएगा। ऐसा तुम नहीं कह सकते कि पहले क्वांटिटी डिमांडेड को छेड़ दो, पहले प्राइस को छेड़ोगे फिर इसका इंपैक्ट देखोगे क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या पड़ रहा है। पहले तुम क्या करोगे, प्राइस को ऊपर नीचे करोगे, फिर उसका इंपैक्ट देखोगे, उसका इफेक्ट देखोगे। स्टेटमेंट में हमेशा पहले प्राइस चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगी। इस बात का खास ख्याल रखना, यही पॉइंट है। कुछ ऐसे पढ़ो, कुछ ऐसे पॉइंट्स याद रखो जो मजे आए उसको पढ़ने में। तो ये पॉइंट है बेटा, कभी भी पहले ये मत बोल देना कि क्वांटिटी डिमांडेड अगर बढ़ जाएगी तो प्राइस चेंज हो जाएगा। अब तुम समझो कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हैं सर। समझो, देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इधर लिख ले रहा हूं, ठीक है। डिमांड का जो लॉ है, ये जो लॉ है ये क्या कहता है कि प्राइस, अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी, और अगर प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ये है स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट से लॉ ऑफ डिमांड ये है। बात समझ में आ गई। लेकिन इसका जस्ट उलट कर देते हैं। मान लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड अगर बढ़ जाए किसी चीज की तो उसका प्राइस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड घटना चाहिए। प्राइस क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। लेकिन उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जस्ट कैसे उल्टा होगा, ध्यान से समझना। ऐसा नहीं होगा, हो क्या जाएगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा। और अगर क्वांटिटी डिमांडेड किसी चीज की घट जाएगी पहले, तो प्राइस भी घट जाएगा। अब आप कहोगे सर थोड़ा हौच-पौच हो गया, समझ में नहीं आया। देखो बेटा, ये है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि पहले प्राइस को चेंज करो। प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। यानी कि पहले प्राइस चेंज होगा, फिर उसका इंपैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे देखने को मिलेगा। पहले क्वांटिटी डिमांडेड नहीं चेंज होगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है मार्केट में, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब दोनों का एग्जांपल भी दूंगा, ध्यान से समझना। लेकिन अगर कभी क्वांटिटी डिमांडेड पहले बढ़ जाए तो क्या प्राइस कम हो जाएगा, या प्राइस कम हुआ है इसी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है? नहीं। अगर मान लेते हैं कि प्राइस की वजह से, प्राइस के अलावा, एक्सेप्ट देन प्राइस, अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, या मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है कि भाई ये गुड्स खरीदनी है, खरीदनी है, तो उसके प्राइस जस्ट उसके साथ इनवर्स रिलेशन नहीं बल्कि डायरेक्ट रिलेशन में आ जाता है, प्राइस भी उसका बढ़ जाएगा। और क्वांटिटी डिमांडेड अगर घट जाए तो प्राइस भी घट जाता है। यानी कि यहां पर हमने देखा तो यहां पर हमें इनवर्स रिलेशन देखने को मिला, और यहां हम देख रहे हैं तो हमें डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन यहां हमें डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है कि जब भी क्वांटिटी डिमांडेड पहले चेंज होगी या उसमें कोई फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, हाँ वो फ्लक्चुएशन प्राइस की वजह से ना हुई हो, तो प्राइस उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में चला जाता है। अब दोनों का एग्जांपल समझ लो। यहां पर जो ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सेक्टर्स पेरिबस के अंदर आती हैं। सेक्टर्स पेरिबस, मैंने कहा था ना कि डेफिनेशन पढ़ोगे सब कुछ उसी में छिपा है। पहली चीज तो एक राज ये भी छिपा हुआ था जो मैंने तुम्हें अभी समझा दिया। अगर तुम मार्केट में गए, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ गए तो यार थोड़ा कम ले लो। मान लो 1 किलो चीनी का प्राइस लेकर के तुम गए थे, तुम्हें पता चला डबल है प्राइस, तो क्या करोगे? अब भैया एक काम करिए, आधा किलो ही दे दीजिए। 1 किलो तो नहीं लोगे ना, आधा किलो लोगे, डबल हो गया ना प्राइस, तो आधा किलो लेकर के तुम चले आओगे। तो जाहिर सी बात है, जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इनिशियली प्राइस बढ़ते हैं तो उस गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है। क्यों? इसके बहुत सारे रीजन है। पहली बात तो आपकी लिमिटेड इनकम है। दूसरी चीज, अब वो उनके रीच में नहीं रह जाती है जिनकी लेवल ऑफ इनकम पहले हुआ करती थी कि वो पूरा खरीद लें। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जब उसको अब उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब वो इतनी महंगी हो गई कि उनके लेवल से बाहर चली गई, उनकी इनकम लेवल से बाहर है वो। और जाहिर सी बात है, कोई इंसान एक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अपनी पूरी इनकम नहीं लगा देगा। तुम्हारे पापा जितनी भी सैलरी कमाते हैं वो पूरा एक ही चीज के लिए नहीं झोंक देते हैं। मम्मा उसको क्या करती है, मैनेजमेंट करती है उसका पूरा। पैसे, इतने पैसे तुम्हारी फीस में, इतने जो है घर के खर्चे में, इतने राशन में जाएंगे, इतने इसमें जाएंगे, इतने एंटरटेनमेंट में खर्चे होंगे, इतना का ये होगा, और इतने पैसे बचा करके हम प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखेंगे कि कहीं कोई इमरजेंसी आ गई तो हम उसको खर्चा कर सकें। दिस इज कॉल्ड होम मैनेजमेंट। और इकोनॉमिक्स किस वर्ड से बना है? ओक्योनॉमस। ओक्योनॉमस का ओक्यो का मतलब होता है होम, नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट। तो मम्मी से सीखो, इकोनॉमिक्स उन्हीं ने पैदा की है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब इसका एग्जाम्पल समझ लो। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोरोना टाइम पे ध्यान से समझे थे, कोरोना टाइम, कोविड 19 जब स्टार्ट हुआ तो जो मास्क हम लोग पहनते हैं ना,
जो मास्क है हमारा, मास्क लगाते थे, इसकी डिमांड पहले बढ़ गई, क्योंकि इससे पहले तुम कोरोना से पहले कभी मास्क देखते थे किसी को? नहीं ना। सडनली ये पता चल गया, एक गाइडलाइन डब्ल्यूएचओ ने निकाली कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर रखिए। अब मार्केट में प्राइस नॉर्मल चल रहे थे, प्राइस से कोई फर्क नहीं, प्राइस चुपचाप बैठा हुआ था कि हाँ भाई ठीक है, बिक जाएंगे बिक जाएंगे। सडनली उसको पता चला कि यार इनकी तो डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो गई, मास्क चाहिए मास्क चाहिए मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए। तो प्राइस ने बोला मौका है, उठ जाओ तुम भी। देखा था। तो एक एक मास्क जो आज आप लोगों को ये साइंटिफिक मास्क मिलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, लेबोरेटरी मास्क बोलते हैं ना, व्हाइट वाला ग्रीन वाला होता है, उसके प्राइस पता है, मैंने उसको 200 रुपए में खरीदा था एक बार में, और आज वो 5 रुपए में भी उसको कोई नहीं पूछ रहा है। तो जब डिमांड किसी चीज की पहले बढ़ गई, तो प्राइस भी उसके साथ हो लिया, भैया मैं भी बढ़ गया। और जब डिमांड किसी चीज की कम हो गई, तो प्राइस भी कम हो गया। आज कोई डिमांड नहीं है उसकी, प्राइस भी गिर गया, 5 रुपए पे आ गया। समझ में आ गया इनवर्स रिलेशन? इजी है ना? समझ में आ गया होगा तुमको। अब इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज तो मैं नहीं यूज कर पाऊंगा। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी बताना फिर कमेंट सेक्शन में, फिर कुछ नए तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे तुमको। ठीक है, चलो। हाँ भाई, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज एजम्पशंस। ये मुझे बड़ा मजा आता है इसको समझने में। किसी भी लॉ को पढ़ने में ना, तुम एजम्पशंस अगर पढ़ते हो तो बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि एजम्पशंस को हिंदी में कहते हैं मान्यता। मान्यता या मान्यताएं। और मान्यताएं से ए निकाल दें तो ये बन जाती है मान्यता। मान्यता एक ऐसी लड़की है, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स के हर लॉ में जाकर के खड़ी हो जाती है। और जितने इकोनॉमिक्स में लॉ में अदर फैक्टर्स होते हैं, अगर मैं उन्हें मेल कंसीडर कर लूं, तो वो सारे के सारे एक लड़की के इशारे पे नाच रहे होते हैं। और मान्यता क्या कहती है कि तुम्हारे पूरे लॉ को मैं बाउंड करके रखूंगी। ये बाउंड्री जो होती है ना, ये मैं बार बार बोलता हूँ, जम्पशंस क्या करता है इकोनॉमिक्स में, किसी भी लॉ को कि लॉ की एक बाउंड्री बना देता है और कहता है इस बाउंड्री के अंदर लॉ काम करेगा, बाहर निकले तो बहुत कुटाई होगी, कहीं काम नहीं आओगे तुम। बात समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? तो ये मान्यताएं क्या है, ये एक्चुअल में एक बाउंड्री क्रिएट करती हैं जिसके अंदर आपके लॉ काम करता है। और लॉ को अगर आपको नहीं, अब कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं 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 ऐसा हो जाए तो क्या होगा, सर मान लेते हैं हम खरीदे ही ना, सर हम चीनी खरीदने गए, प्राइस बढ़ गए, हम तब भी खरीद लिए। अरे भैया तो तुम बेवकूफ हो, ठीक है, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें इकोनॉमिक्स कौन पर्सन मानता है, कौन पर्सन की स्टडी नहीं करता, कौन मतलब पागल मूर्ख इंसान। इकोनॉमिक्स में अगर तुम्हें बचना है तो बहुत इजी तरीका है, जब जानो कि फंस गए तो कहते हो तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी स्टडी तो हम करते ही नहीं है है ना। तो मान्यताएं क्या करती हैं, एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करती हैं जिसके अंदर तुम्हारे रूल रेगुलेशन काम करेंगे, उसके बाहर तुम्हारे रूल रेगुलेशन काम नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं एक एक चीजें, ध्यान से समझना। अभी तुम्हें डेफिनेशन याद दिलाऊंगा फिर से, तब कहूंगा कि उसमें भी तुमको वही चीजें मिली। अब ये जितनी भी चीजें तुम देख रहे हो ना, यही क्या है वहां पर, सेटरिस पेरिबस। क्या है बेटा, सेटरिस पेरिबस, यही है वो। व्हेन अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग में क्या क्या आएगा, यही सब तो आते हैं। यही चुपचाप बैठे रहेंगे तब लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। अगर इनमें से एक कोई कहता है नहीं मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं बदलता रहूंगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, लॉ ऑफ डिमांड से मुझे कोई मतलब नहीं, लॉ ऑफ डिमांड कहेगा भैया मैं फिर काम नहीं कर पाऊंगा ना। अभी मैं तुमको एक एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि इनमें से कोई भी चीज एक बार बदल गई ना, तो वो जो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी बोला था ना, वो सब उल्टा हो जाएगा। ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, जब लॉ ऑफ डिमांड तुम पढ़ रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए, उस टाइम जब तुम पढ़ रहे हो इसको एप्लीकेबल कर रहे हो, तो याद रखना चाहिए नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी इनकम वही रहनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेबल ऑफ दिस लॉ, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है और उसकी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। सपोज करते हैं अगर वो 10K पे अपनी इनकम को एप्लीकेबल कर रहा था लॉ ऑफ डिमांड पे, तो 10K ही रहनी चाहिए, नहीं 10,000 रुपए ही रहनी चाहिए। ये नहीं कि 1 लाख हो गई, तो काम नहीं करेगा। कैसे नहीं काम करेगा वो सब आगे समझाएंगे। नो चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के टेस्ट में, उसके प्रेफरेंस में कोई जो है चेंजेस नहीं होने चाहिए, वरना ये लॉ काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, बेटा प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स का मतलब होता है, दो तरह की गुड्स रिलेटिव गुड्स में आती हैं। पहली आती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, पहली आती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरी आती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
दूसरी आती है कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट को बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं, इसको बोलते हैं पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो किसी दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के जगह पे यूज की जा सकती हैं, या यूं कहें सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज ऑन द प्लेस ऑफ अदर गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ यूज की जाती हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, ये दीज आर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बिना कार के पेट्रोल की कोई डिमांड नहीं है, और बिना पेट्रोल के कार का कोई मतलब नहीं। प्रतिस्थापन वस्तुओं में क्या होती है? प्रतिस्थापन वस्तुओं में होती है जैसे टी और कॉफी, बहुत पुराना एग्जांपल है, घिसा पिटा, याद कर लो। टी एंड कॉफी, टी मान लेते हैं महंगी होगी तो हम कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे, कॉफी पीनी महंगी कर दिए तो टी पीना स्टार्ट करेंगे। बट एक बात ध्यान रखना है कि टी और कॉफी का मतलब ये नहीं कि दोनों को सब्स्टिट्यूट परफेक्ट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलने को बहुत रेयर हैं, ठीक है, 99.99% ऐसा है कि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कोई गुड्स है ही नहीं, कि कोई परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो। 1% में हो सकती है। परफेक्टली सब्स्टिट्यूट का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लेते हैं प्राइस गुड, चीनी के प्राइस बढ़ गए, सॉरी चाय के प्राइस बढ़ गए, तो आप हमेशा कॉफी पीने पे तो सब्स्टिट्यूट हो गए कि चलो कॉफी पे चले जाते हैं, कॉफी पीते हैं। अब ये तो है नहीं कि जो चाय का टेस्ट था वही कॉफी का टेस्ट है, तो जिंदगी भर तुम कॉफी ही पीते रहोगे। अगर तुम चाय के आदी हो तो कुछ समय के लिए जा सकते हो कॉफी पे, लेकिन हमेशा तुम कॉफी नहीं पियोगे, चाय तुम्हारे उसका टेस्ट ही अलग है। ऐसे ही अगर तुम कॉफी जो है, तुम कॉफी ज्यादा पसंद करते हो तो चाय पे कुछ ही देर के लिए जाओगे, अगर उसके प्राइस महंगे हुए हैं कॉफी के, हमेशा के लिए नहीं जाओगे, इसलिए परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ यूज की जा रही है। तो प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स जो हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कंज्यूमर को, और ये भी चेंज नहीं होने चाहिए। जब हम इस लॉ को पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स जो है वो चेंज नहीं होने चाहिए, वो सेम रहने चाहिए। कॉमोडिटी शुड बी नॉर्मल। क्या मतलब है इसका? कॉमोडिटी शुड बी नॉर्मल, कॉमोडिटी नॉर्मल टाइप की होनी चाहिए। अब नॉर्मल का मतलब क्या, बेकार या सड़ी गली नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। नॉर्मल कैटेगरी में वो गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं जो बेसिक नेसेसिटीज या नॉर्मल लाइफ में हम यूज करते हैं, एक कॉमन पर्सन को जरूरत होती है, ठीक है। अब इसमें कोई प्रीशियस मेटल हो गया, या कोई महंगी धातु हो गई, मेटल है या कोई स्टोन हो गया, ये सब मत डाल देना, ये नॉर्मल लाइफ नहीं है। हम डायमंड पहन के चलते हो क्या? नहीं चलते हो ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा रैपर है वो इतनी मोटी मोटी चैन पहनता है ना, तो वो यो करके तो नहीं चलते हो। तो नॉर्मल गुड्स में नॉर्मली जैसे दाल चावल रोटी सब्जी और बेसिक नेसेसिटी, पेन कॉपी कपड़ा, ठीक है, ये सब चीजें काउंट होंगी नॉर्मल में, ठीक है। इसमें आप क्या महंगी गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट नहीं करोगे, या ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट नहीं करोगे जो रेयर हैं, उन पे लागू होता है ये नियम, पहली बात तो ध्यान रखना। एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बता दे रहा हूँ, डायमंड जानते हो? हीरा, ये हीरा वाला, हीरा की बात कर रहा हूँ, हीरा ठाकुर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हीरा जो होता है उस पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, कभी ध्यान से देखना। हीरे के प्राइस जितने महंगे होंगे उतनी उसकी डिमांड हो जाएगी, जितने सस्ते होंगे उतनी उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब पूछो क्यों? अब हीरा, सब रिक्शा वाला भी हीरा पहन के चल रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं, वो कूड़ा उठाने वाला है अगर कबाड़ी है वो भी हीरे की अंगूठी पहना है, तो सामने वाले अंकल जी को तो बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। हट, हीरा पहन के चल रहा है, मैं भी हीरा पहना हूँ, बताओ मैं तो इसी की कैटेगरी का हो गया। ऐसा नहीं होता, हीरे पे काम नहीं करता है। तो इसलिए नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अगला करता हूँ, साइज ऑफ पॉपुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी बेटा, डिमांड उतनी ज्यादा होगी। भाई जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा तो लोग डिमांड करेंगे, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन भी क्या होनी नहीं चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे जब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो तब। क्योंकि अगर मान लेते हैं बीच में साइज बढ़ गई, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, तो डिमांड अपने आप ज्यादा हो जाएगी। ये तो बहुत डायरेक्ट रिलेशन है यार, ज्यादा लोग ज्यादा डिमांड, कम लोग कम डिमांड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है जो तुम्हें इनकम मिलती है ना, जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तुम्हें अभी नहीं पता होगा, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ, जो लैंड हो गया, लेबर हो गया, और तुम्हारा कैपिटल हो गया, और एंटरप्रेन्योर हो गया, ये चार मिल करके ही किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए कंपलसरी होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इनको जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, नहीं कि तुम्हें 10,000 मिल रहे थे अब तुम्हारी इनकम बदल गई। ये वही वाली बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ ना कंज्यूमर ऑफ इनकम, वैसे ही ये सेम है, सेम टॉपिक है, ठीक है, चेंज नहीं होनी चाहिए। अगला है फ्यूचर प्राइस चेंजेस।
या फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन कुछ बुक में इसको लिखा जाता है। भविष्य में मूल्यों के बढ़ने की प्रत्याशा, हिंदी अच्छी है मेरी। भविष्य में मूल्यों को बढ़ने की प्रत्याशा नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे मान लेते हैं कि अगर तुम्हें पता चल गया कि नेक्स्ट मंथ अगस्त में, नेक्स्ट मंथ या मतलब कल से ही बात कर ले, अगस्त में 15 तारीख के बाद आलू की डिमांड बढ़ जाएगी। अब तुमको भविष्य में, फ्यूचर में ये चीज पता चली ना कि फ्यूचर की ये होने वाली है, तो आज ही से तुम उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ा दोगे, तुम उसका स्टॉक बनाने लगोगी क्योंकि बहुत महंगी हो जाएगी, है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना बच्चों, सोचो कितनी चीज ऐसी है जो कह रहा है कि ये सब अनचेंज रहेंगी तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हम बढ़ाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल। एज ऑलवेज से, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ लॉ, फिर एजम्पशंस, फिर टेबल। विदाउट टेबल यू कैन नॉट एक्सप्लेन एनी लॉ इन द इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, जिसको मांग अनुसूची या तालिका भी कहते हैं। कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं, जैसे आईसीएससी बोर्ड के क्वेश्चन है, तो उसमें लोग बोलते हैं कि सर एक आता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक होता है मार्केट डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड टेबल। ठीक है सर, इसको अलग अलग पढ़ाइए बेटा, कुछ अलग पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी करना सीखो। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत, एक पर्सन की स्टडी कर रहे हो, एक पर्सन मार्केट में कितनी कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड किस प्राइस पे कर रहा है, ये कर रहे हो। अब मार्केट है तो उसमें केवल भैया यही तो है नहीं एक अकेले गुड्स बायर। मैं सपोज करो अपने मोहल्ले में रहता हूँ, मेरे मोहल्ले के पास में कोई मार्केट है, मैं उस मार्केट में अकेला बायर तो हूं नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, मार्केट में क्या होते हैं? नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। तो जो तुम इंडिविजुअल की कर रहे हो, जैसे सपोज करो एक ही कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो एक ही कर रहे हो केवल, तो तुम कहोगे इंडिविजुअल की कर रहे हो। अब सपोज करो एक मार्केट में 4 बायर हैं, ए बी सी और डी, तो इन चारों की मिला करके अगर कर रहे हो तो तुम मार्केट की स्टडी कर रहे हो। कितना इजी है भाई समझना। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाते हैं और देखते हैं। अब यहां पर टेबल ऐसे बनेगी कि सपोज करो ये है आपकी प्राइस ऑफ एक्स, एक्स कमोडिटी में लेकर के चल रहा हूं, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। ठीक है, देखते हैं। प्राइस है मेरा 10, 9, 8, 7, 6, 5, घटता जा रहा है, एक एक रुपए घटता जा रहा है प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड देखते हैं। तो सबसे पहले है 15, फिर 18 ले लेते हैं, फिर 20 ले लेते हैं, फिर 22 ले लेते हैं, फिर 25 ले लेते हैं और फिर 30 ले लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तुम्हें साफ देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हमारे, जैसे जैसे जो है प्राइस जो है वो गिरता जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है। इनवर्स रिलेशन दिखाने की कोशिश की गई है। सो अब हम डिमांड कब बनाएंगे? सबसे पहले मैं वहां की टेबल कॉपी कर लेता हूं। चलो ऐसे करो, ये हमारा एक्स एक्सेस होगा, ये हमारा वाई एक्सेस होगा। वाई एक्सेस पे ऑलवेज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को लिया जाता है जो फर्स्टली मूव करेंगे। इसमें फर्स्टली मूव कौन कर रहा है? प्राइस कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया, तो इधर हो गया प्राइस और इधर हो गया क्यूडी यानी क्वांटिटी डिमांडेड, डिपेंडेंट फैक्टर होगा। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है। स्टार्ट करते हैं, लेते हैं पॉइंट्स इस पे सारे। तो पॉइंट्स लेने के लिए हम क्या करेंगे? 5-5 का गैप लेकर के चलेंगे। क्वांटिटी डिमांडेड 5 के गैप पे बनानी है। 5, 10, 15, 20, 25, 30। और आप क्या करोगे? प्राइस ऐसे ही ले सकते हो। कैसे ले लोगे? आपका ये बनेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमको पता है, आपको पता है, 10 रुपए प्राइस पे कितनी डिमांड है? फटाक से देख के बताइए। 10 रुपए के प्राइस पे 15 रुपए डिमांड है। तो पहले तो आप नंबर्स नोट कर लो। 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये आपका हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10।
स्टार्ट करते हैं। जब हमारा 10 रुपए प्राइस था तो 15 क्वांटिटी हो रही थी, है ना? हाँ, तो 10 रुपए प्राइस था, 15 क्वांटिटी हो रहे थे, ऐसे सीधे लाओ और इसके साथ मैच कर दो। फिर हमारे पास 9 रुपए था तो 18 हो गई, तो 18 यहाँ पे आएगा कहीं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है? तो आप ऐसे जाओ और इसको ऐसे उठा दो, सीधा बना लेना, उसमें स्केल यूज कर लेना। उसके बाद 9 पे 18 जाना है तुम्हें, 9 पे 18 हो गया, अब आपका 8 पे 20 जाना है, तो 8 पे जाओ और 20 यहाँ पर सीधे नीचे आ जाएगा। अब देखो जो डिमांड कर्व डेरिवेट होगा वो कैसे होगा, यहां से एक लाइन ऐसे जाएगी सारे पॉइंट्स को टच करती हुई, ऐसे करके, ठीक है? ये आपका डिमांड कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? स्केल से बनाओगे तो जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, ऐसे ऐसे तोड़ करके आगे पीछे हो सकती है, ठीक है? अब आपको इसका नाम देना है, तो आप उसको नामकरण कर दो, इसका नामकरण करेंगे तो इसको बोलेंगे डी डी। तो ये डी डी डिमांड कर्व होता है, ठीक है? डिमांड कर्व है आपका, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व आपके सामने है। ये आपका जो ये लाइन है, येलो लाइन, ये डी डी है, जो कि डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व है। बहुत इजी है। डाउनवर्ड स्लोप, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों को पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या था मैंने पहले भी बताया था। अगर इकोनॉमिक्स में पिछली वाली क्लास में अगर तुमने वो वाला सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर के देख लेना। मैंने कहा था कि जब भी कोई कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोप का होगा तो x और y एक्सेस पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज या जो भी कॉम्बिनेशन आपने लिया उनके बीच इनवर्स रिलेशन होगा। तो आप देखो ना, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन है कि नहीं है, तभी तो ये डाउनवर्ड स्लोप का बना है। बना है कि नहीं बना है? इजी है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है, बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर आपने पिछली वाली क्लास में, अगर आपने वीडियो देखी है तो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोप में होता है? ये तो हमें पता है, ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप में होगा। लेकिन क्या डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन या कॉन्वेक्स या कॉनकेव नहीं हो सकता? तो इसका आंसर ये है कि डिमांड कर्व इन तीनों में से किसी का भी शेप ले ले, बस वो डाउनवर्ड स्लोप का होना चाहिए। आप मतलब आपका डिमांड कर्व कुछ ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, डिमांड कर्व आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे ऐसा ऐसा डिमांड कर्व आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा डिमांड कर्व आपको देखने को मिल सकता है, और ऐसा डिमांड कर्व भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? थोड़ा सा कॉनकेव शेप में भी देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्वेक्स हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये कॉनकेव हो गया, ठीक है? ऐसा भी देखने को मिलेगा, पर प्रॉपर्टी ये रहनी चाहिए कि डाउनवर्ड स्लोप में होगा। लेकिन यूजुअली आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन और कॉनकेव कॉन्वेक्स देखने को मिलता है, कॉनकेव देखने को यूजुअली नहीं मिलता है, बहुत रेयर होता है। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज कोई ऐसी सोच लो जिनमें डिमांड और उनके बीच में अपोजिट रिलेशन भी हो जाए, तो ऐसा देखने को मिलेगा। यूजुअली आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, उसके बाद कॉन्वेक्स देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक इजीली समझ में आया। अगर समझ में आया तो सेशन को प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये पूरी सीरीज माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने स्टार्ट की है। कोई अलग वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इसका पीडीएफ लेक्चर चाहिए या आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मुझे नोट्स मिल जाए, तो ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। यहां जाकर के ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको स्कैन कर लो और ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे एज हियर मेंशन। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ये इंस्टाग्राम का आपका क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लो, वहां पे आकर के आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है? विद्यापथ एजुकेशन के चैनल पे बस इतना ही। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिमांड को ही आगे ले चल के चलेंगे, जैसे कि डिमांड की बहुत सारी और सी चीजें हैं, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कर्व या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।